नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। सब कह रहे थे मिस्ट्री वुमन, सब पूछ रहे थे कि कौन है ये वुमन जो कन्हैया कुमार की पदयात्रा में हजारों पुरुषों के बीच अकेली दहाड़ रही है। कौन है ये जो बापू के सत्याग्रह की धरती पश्चिमी चंपारण के बेतिहरवा से निकली पदयात्रा में इतनी तेज चल रही हैं कि पुरुष भी उनसे कदम नहीं मिला पा रहे। इतने सारे सवाल थे और जवाब था ही नहीं, तो हमने सोचा कि ये सारे सवाल क्यों न मिस्ट्री वुमन से ही पूछ लिए जाएं। हमारे साथ हैं कन्हैया कुमार की पदयात्रा वाली मिस्ट्री वुमन अचला सिंह। स्वागत है आपका अचला जी हमारे कार्यक्रम में। तो पहला सवाल, हमारी बेटियां तो हमेशा से बहादुर होती हैं, लेकिन हजारों हजार लोग और आप अकेली, तो आपका अनुभव कैसा रहा? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे जो सवाल हैं उसके जवाब मेरे आपके जो सवाल हैं उसमें ही जवाब है मेरा छुपा हुआ। कि आपने कहा कि बेटियां हमेशा से बहादुर होती हैं, तो जो हमेशा से एक बेटी ये भी थी जिसने बहादुरी दिखाई, और हज़ार की संख्या में चाहे लाखों की संख्या में भी चलना हो, जो बहादुर हैं वो कहीं भी चल सकते हैं। तो बेटियां बहादुर होती हैं और वो बहादुर रहेंगी, मेरी यही अपेक्षा है। और बहुत अच्छा रहा मुझे उस यात्रा में चलना, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो ऐसी यात्राओं में शामिल होना चाहिए। आपने लॉ की पढ़ाई की है, आपके पति भी मैजिस्ट्रेट हैं और आपका पूरा परिवार, जो हमारी जानकारी जितनी हमने जुटाई है कि पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो पहले आपने लॉ चुना जो एक महिलाओं के लिए बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है, और अब राजनीति। तो ये जो चैलेंज लेने का जो आपका शौक है, ये बचपन से है, कब शुरू हुआ? इसके बारे में, अपने बारे में, थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए। जी, अगर बचपन की बात की जाए परवरिश की, तो काफ़ी अच्छे माहौल में परवरिश हुआ है। वैचारिक रूप से काफ़ी हाईली एजुकेटेड लोग रहे हैं। मेरे दादाजी थे, प्रोफेसर थे, और सामाजिक समानता और वैचारिकता भी काफ़ी रही है, पिताजी भी। और शिक्षा, हमारे यहाँ लड़कियाँ और लड़कों ये सब के कॉन्सेप्ट नहीं रहे। शिक्षा बेस कहाँ की हैं? जी, मैं ऐसे तो बनारस की हूँ, और गांव बनारस से ही सटा हुआ है। तो शिक्षा को ही उन्होंने बेस बनाया, और मुझे इसलिए लगता है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है हर वर्ग के लिए, और महिलाओं के लिए ख़ास तौर से। कि ये जो चैलेंजेस की आपने बात कही, कि वो चैलेंज लेने की धारणा और आपको क्षमता मिलती है, और आपके मतलब विचार डेवलप होते हैं कि आप को नया कुछ आपने कैमूर का चैनपुर ही क्यों चुना? देखिए, चैनपुर मैं रही हूँ, चूँकि मेरा वहाँ संबंध रहा है। वो बनारस से काफ़ी सटा हुआ क्षेत्र है, तो वो काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है। और मैंने कुछ एनजीओज़ के थ्रू मैं वहाँ अधौरा क्षेत्र में, मैं काफ़ी सालों पहले मैं ऐसे अपनी जो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो मैं अपनी क्यूरियोसिटी को के तहत मैं जाती थी कि क्या है, इनकी लाइफ क्या है। तो काफ़ी कुछ समझ में आया कि वो काफ़ी पिछड़ा भी नहीं कहेंगे, उन्हें ये पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट से भी या सरकार से भी हमें कुछ मिल सकता है, या हम अधिकारी हैं उसके, कि हमारा अधिकार है उस पे, कि हम सरकार के द्वारा कोई हेल्प मिल सकता है। तो वो सुदूर काफ़ी अपने क्षेत्र में पड़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि अगर मुझे सर्विस देनी ही है, मैं अगर राजनीति में आई हूँ, तो वो क्षेत्र वैसा ही चुनूँ जहाँ मैं वाकई सर्विस दे सकूँ, वहाँ ज़रूरत है लोगों को। चैनपुर से क्या रिश्ता है आपका? चैनपुर से मेरा सिर्फ यही रिश्ता है, इंसानियत का। आप अगर जानना चाहते हो तो बेसिकली यही रिश्ता है। वहाँ किसानों की, अभी मैं किसानों पे 1.5 साल से वहाँ किसान धरने पे हैं। किसानों का मुद्दा है वहाँ, 100% सारे लोग किसान हैं। पूरी तरह से रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, हाँ। और काफ़ी डिपेंडेंट हैं लोग, लेकिन वहाँ सूखा है। अधौरा क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ और भी चीज़ें बिल्कुल भी कोई सुविधाएं नहीं हैं, अस्पताल नहीं है, शिक्षा नहीं है। जैसा क्यों? वहाँ से विधायक तो मंत्री हैं जमा खान, फिर क्यों यह स्थिति? तो विधायक मंत्री तो उसके पहले भी रहे हैं और हर जगह से हैं। बात तो इंटेंशन की है ना। आपने पूछा क्या रिश्ता है, मैंने बोला इंसानियत का। तो इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन क्या है?
इंटेंशन होना चाहिए। अब आप हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी का इंटेंशन क्या है, जो ये जाति जनगणना, उनका इंटेंशन है कि क्लियर हो कि जाति ये आरक्षण है या चीज़ें जो आप जातीय जनगणना की वकालत करती हैं? नहीं, वकालत में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने डिसीजन लिया है उसका इंटेंशन क्लियर है ना, इंटेंशन क्लियर है, समानता को लेके और जो आरक्षण है उस चीज़ों को लेके क्लियर है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है वो अच्छी तरह से नहीं हुई है। तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी की सरकार, उन्होंने जो जातीय जनगणना करवाई, देखिए वहां से, उस जातीय जनगणना से जो निकल कर आया, वहां से जो तबका पीछे रह गया था उसको आगे बढ़ाने में कितनी मदद मिल रही है। तो क्या उस तरह की जातीय जनगणना की मांग आप भी करती हैं? देखिए, मैंने कहा ना इंटेंशन, उनका इंटेंशन क्या था, जो पीछे तबका रह गया उसको आगे लाने में सहायता मिल रही। तो मेन इंटेंशन ये है, जाति जनगणना मुद्दा नहीं है, मुद्दा है पीछे, जो पीछे रह गए लोग आगे लाना। अभी ये हमारी जो पदयात्रा भी चल रही है उसका भी मेन यही है कि आपको मेन स्ट्रीम में लाना है, महिलाओं को लाना है, जॉब, नौकरी, युवाओं को एक सही दिशा में ले जाना है। अगर आप सही दिशा में, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं, तो समाज कहाँ जाएगा। और आप सिर्फ जुमले पे जुमलेबाजी, हर साल 2 करोड़ नौकरी अच्छा, देंगे। कांग्रेस क्यों? चैनपुर आपने बताया कि चैनपुर क्यों, कांग्रेस क्यों? क्यों कांग्रेस को चुना आपने? इतनी सारी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रीय जनता दल है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस क्यों? मैंने शुरू से मैंने अपने बचपन वाली बात पूछी थी आपने, मैंने तब भी बोला आइडियोलॉजी। तो चूंकि इतने आइडियोलॉजिकल माहौल में मैं पली बड़ी हूँ, तो ये काफ़ी कुछ ऐसा हावी है जो कि आजकल प्रैक्टिकली लोगों को लगता है कि ये सही नहीं है। प्रैक्टिकली ये ऐसे लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, चाहे वो हमारे शीर्ष नेता राहुल जी हों, उनके बारे में भी लोग काफ़ी कुछ ऐसा कहते हैं। तो जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, वो आइडियोलॉजी के तहत, वो उसमें काफ़ी कुछ बड़ा है। तो मैं उतने डिटेल में बताने के लिए आपके पास भी समय नहीं होगा, इतना बड़ा है। हमारे पास पूरा समय है। तो समय यही है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्टी आपके कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की बात करती है, और आपको पता है आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को पाने के लिए, एक तो आज़ादी आप कहते हैं, लेकिन वो आज़ादी का धरातल क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको हर तरह के अधिकारों को, हर तरह की आज़ादी दिया। लेकिन प्रैक्टिकली वो कितना सफल हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब आप राहुल गांधी से प्रभावित हैं? जी, बहुत बहुत अच्छी तरह। इसलिए राहुल गांधी से प्रभावित होकर आपने कांग्रेस ज्वाइन की? जी जी, मैं उनके, और भी एक्चुअली मुझे कहा जाए तो मैं इंदिरा गांधी जी से बहुत प्रभावित हूँ। तो मुझे लगता है कि उनकी जो एक विचार थे, नेहरू जी के जो विचार थे कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, जो सोने की चिड़िया जो था और उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। आपकी अगर महिला नेता के रूप में पूछा जाए तो आपको प्रेरणा इंदिरा गांधी से मिलती है? आप महिला नेता नहीं कह सकते, आप पूछेंगे कि आपकी प्रेरणा कौन है, आप फिर वही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात हो जाएगी यहाँ। तो मेरे लिए अगर कोई कहा जाए कि नेता, तो इंदिरा गांधी, मतलब उसके लिए नेत्री और कुछ ऐसा। जिस तरह से पदयात्रा में चल रही थी उसमें अश्क दिख रहा था लोगों को कि आपने जो तेजी दिखाई, आप जिस तरह से चल रही थी कि आपसे कदम मिलाने में जो पुरुष नेता थे वो भी लड़खड़ा रहे थे। तो वो लोगों ने कंपैरिजन शुरू भी कर दिया है कि बिहार की इंदिरा गांधी है। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। हालांकि मैं उनके चरण की धूल भी नहीं हूँ। उनकी आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग थी और उन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली तरीके से अपने देश को चलाया, और आप देख सकते हैं कि उनके समय में क्या क्या चीज़ें उन्होंने संभाला है। तो ये तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अगर आप ये पदवी दे रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो कई बार उनके दिल में आता है ख्याल कि हम कुछ करें, लेकिन इसलिए वे ख्वाहिशें अपनी दबा लेती हैं कि लोग क्या कहेंगे? उन बेटियों को, उन बहनों को क्या कहना? लोग क्या कहेंगे, ये बना बनाया एक सामाजिक षड्यंत्र है कि जिसके तहत आप अपनी चीज़ों को रोक लें और आप प्रगति की दिशा में या मेन स्ट्रीम में ना आए। तो मैं ये कहूँगी, इसको एकदम इतर करके आप इतनी मेहनती हैं, आप इतनी स्ट्रांग हैं। मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस, ये मेरा पर्सनल भले ही हो सकती है बात, मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि जितनी बहादुरी के साथ महिलाएं अपनी बात को रखती हैं, जितनी बहादुरी के साथ वो स्टैंड लेती हैं, चाहे वो पारिवारिक, ज़्यादातर पारिवारिक मुद्दे होते हैं, लेकिन पुरुष भी उतना स्टैंड नहीं ले पाता। तो इतनी बहादुर होने के बाद, इतना स्टैंड ले, इतनी जिम्मेदार होने के बाद, अगर समाज को सोच के आप नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं वो भी जो पीछे रह जाना होता है, वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए, न कि डर है। लेकिन मैं ये बस सभी से आग्रह करना चाहूँगी, सारी महिलाओं से, जैसा कि वो जिम्मेदारी आप निभाइए, बशर्ते एक अपना
आप रास्ता निकालिए कि वो जिम्मेदारी इस तरफ हो, लोगों के दिमाग में जाए कि लोग क्या कहेंगे, मुझे फर्क, जिस दिन से ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसे मुझे फर्क नहीं पड़ा तो लोगों ने कुछ नहीं कहा, तो जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा तो लोग नहीं कुछ कहेंगे। नहीं, जैसा कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस में, यहाँ बिहार कांग्रेस में कई गुट हैं, और जब कोई नेता से मिलता है एक गुट के नेता से तो दूसरे गुट का नेता नाराज हो जाता है, तो ऐसे में आप लोगों के सामने क्या परेशानी आती है? देखिए, अगर मुझे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, मैं सभी से जाके मिल लेती हूँ, सभी से बातें कर लेती हूँ, और जहाँ तक गुटबाजी की बात है, मैं सुनती हूँ लेकिन मैंने ऐसा कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया। और आप ये देख सकते हैं, मैं ये यात्रा में भी सारे हमारी पार्टी के सभी लोग थे, हमारी पार्टी के सभी लोग थे, और जो इससे प्रभावित थे इतर लोग भी थे, तो जो आम जनता है वो भी हमारे साथ थी, जो लोग प्रभावित थे कि ऐसी यात्रा होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, रूमर्स होते हैं, और लोगों को किसी ने अगर एक्सपीरियंस किया होगा तो अपनी बात, लेकिन मैंने ऐसा। आपको कैसे लगे कन्हैया कुमार? बात हुई आपकी उनसे यात्रा में? जी, मैं तो पहले से भी उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ, वो अपनी बातों को रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, अच्छे लोग जो हैं उनके पास जवाब नहीं होता, तो मुझे लगता है कि बातों को रखना भी एक कहीं ना कहीं आपको ज़रूरी हो जाता है कि गलत बातें सामने ना आए। तो मैं तो प्रभावित हूँ, विचार अच्छे हैं, उन्होंने पदयात्रा की भी के लिए भी जिम्मेदारी, हमारे यूथ कांग्रेस, हमारे मेन कांग्रेस, जितनी कांग्रेस की जितनी भी और भी विंग्स है, सारे जो शीर्ष नेतृत्व, हमारे अखिलेश सर जी थे, और हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी थे, हमारे कृष्णा अलावरू सर थे, और यूथ कांग्रेस कृष्णा अलावरू कैसे लगे आपको? जी, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और काफ़ी आप लोगों ने उनके बारे में सुना ही होगा, जो आप सुन रहे हैं वो सामने है भी, मैंने भी ऐसा ही एक्सपीरियंस किया, काफ़ी स्टैंड लेने वाले। वो तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, तो आप महिला भी हैं और युवा भी हैं, तो यह तो आपके लिए और दूसरी जो बिहार कांग्रेस की जो महिला नेता है उनके लिए अच्छी बात है। तो ज़रूर अच्छी बात है, वो अलावरू जी सर ही नहीं, हमारी पार्टी और राहुल जी भी कहते हैं, तो वो तो हर उस तबके की बात करते हैं जो पीछे रह गया है, चाहे वो महिला हो, चाहे कोई भी समाज हो, तो वो पीछे रह गया, तो उनको आगे बढ़ाना है, तो जो भी ऐसे तबका है उन्हें हमारी पार्टी ये जिम्मेदारी ले रही है कि उसे आगे करना है। देखिए, अभी कहा जा रहा है कि आप जब गई थी पदयात्रा में उस समय आप अकेली महिला थी, लेकिन अब जो सूचना आ रही है कि कई महिलाएं शामिल हो गई हैं, तो नहीं, देखिए, मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ, काफ़ी महिलाएं थी हमारी पार्टी से, मैं लास्ट तक रही, और मैंने लगातार पदयात्रा की, और आज भी कई महिलाएं जुड़ी हैं और ऐसे जुड़ती जाएंगी। मैंने बोला कि आइडियोलॉजी ऐसे ही काम करती है, जब आप एक अच्छे विचार के साथ चलते हैं तो कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना कि रिजल्ट मिलता है, तो उस तरह का ये रिजल्ट है। देखिए, आप चैनपुर से टिकट चाहती हैं, आप चैनपुर से तैयारी कर रही हैं, हमने देखा कि आप कैसे घूम रही हैं क्षेत्र में, लोगों से मिल रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, वहाँ तो कई दावेदार हैं चैनपुर से टिकट के, कांग्रेस के, तो क्या लगता है आपको कैसे टिकट मिलेगा आपको? यही लगता है कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी और प्रभारी जी ने और हमारे राहुल गांधी जी जो शीर्ष नेतृत्व में हूँ, वो उनका यही है कि आप जाइए, लोगों से की सेवा करिए और इस बेस पे मेहनत करिए, उस पर मिलेगा, तो मैं वही कर रही हूँ, उस पर मुझे विश्वास है, तो मैं कर रही हूँ, तो इस बिना पे मैं समझती हूँ कि मुझे मिलेगा। क्या चैनपुर के में क्या समस्याएं, क्या मुद्दे हैं वहाँ? चैनपुर के मुद्दे बहुत सारे हैं, पहले तो वहाँ दो बातें हैं, एक तो कि चैनपुर में क्या मुद्दे हैं, चैनपुर में कितना विकास हुआ है, दूसरा वहाँ के विधायक जमा खान हैं, मंत्री हैं, तो उनका तो कहना है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप, और क्या क्या जो है, क्या विकास की स्थिति है वहाँ? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जो भी किया है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन एटलीस्ट वहाँ की जनता को शिकायत नहीं होनी चाहिए, और जनता त्राहिमाम कर रही है वहाँ की पानी की समस्या को लेके। हमारे चैनपुर का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो काफ़ी प्रभावित है, लोग पीने के पानी के मोहताज हैं, लोग सिंचाई के लिए मोहताज हैं, और अधौरा क्षेत्र, वहाँ कुछ क्षेत्र तो ऐसे भी हैं जहाँ पे कि पहाड़ों के पानी बूंद बूंद टपकता है, उस पानी को वो मतलब एक जगह एकत्रित करके फिर उसको वो पीते हैं, इस तरह की स्थिति है। और मैंने किसानों का मुद्दा बताया, किसानों की ज़मीनें जा रही हैं, कोई सुनवाई नहीं, 1.5 महीने से किसान धरने पे है, कई जगहों पे वहाँ किसान धरने पे हैं, मैं उस भी मुद्दे के लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो और शिक्षा
बेरोजगारी और स्वास्थ्य की तो बेसिक समस्या है ही। महिलाएं वहाँ तो पे वहाँ जमा खान ने विकास नहीं किया, मंत्री हैं वो। मैं विकास मैं ये नहीं विकास अगर होता तो वो दिखता, नहीं दिख रहा है। दिखना चाहिए। मैंने वही बोला ना कि बेसिक एक सिंगल टॉयलेट नहीं है महिलाओं के लिए वहाँ। मैं खुद उससे प्रभावित हूँ। मैं अगर उस क्षेत्र में जाती हूँ मैं खुद प्रभावित हूँ, इसलिए शायद वो मुझे वो चीज़ें दिख रही हैं कि एक कहीं पूरे क्षेत्र में एक सिंगल टॉयलेट नहीं है, और स्कूल कॉलेजेस नहीं है कि लड़कियां पढ़ सकें, या सभी को शिक्षा के लिए या तो बनारस या तो पटना या तो भारत। ये तो पलायनवाद यही है ना, सिर्फ नौकरी मुद्दा पलायनवाद का नहीं है, बहुत कुछ है। आपकी शिक्षा भी है, और कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा तो लोग बाहर जाएंगे। बाहर वहाँ उसी बेस पे हमारे ही यहाँ के लोगों से बाहर इतना डेवलपमेंट हो रहा है, आपके सारे सिस्टम चल रहे हैं उस पर। जितने भी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े बड़े राज्य हैं जो डेवलप हैं आर्थिक रूप से, वो हमारे लोगों के ऊपर डिपेंड होके अपना सारा कुछ चला रहे हैं। और हमारी डिपेंडेंसी ऐसी हुई है कि यहाँ खाने के लिए और पीने के पानी के लिए लोग मोहताज हैं। तो अब मैं इस विकास को मैं क्या समझूं कि ये किस तरह का विकास है? ये किस तरह का विकास है कि जो जैसा जब हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम होते हैं तो उसको दिखाया जाता है कि वाराणसी का डेवलपमेंट हुआ, तो फोटो लगा दिया जाता है किसी बाहर के सिटीज़ का, बाहर के। तो अगर वो टीवी वाला विकास कहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जो धरातल पे विकास, तो उनको जो वहाँ जा रहे हैं उनको भी पता होगा कि जो रास्ता आधे घंटे में जाया जा सकता है वो 3 घंटे में आदमी जाता है उस रास्ते को कवर कर। मैं देख रहा था माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर आपका एक वीडियो कि आप क्रिकेट खेल रही थी और आपने क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन भी किया था। एक्चुअली उद्घाटन किया था तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैम फर्स्ट बॉल आप ट्राई करें, तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि फिर से वही क्वेश्चन, महिला हैं तो कमज़ोर हैं, तो ये जिम्मेदारी बन गई कि कमज़ोर इस ग्राउंड पे तो नहीं होना चाहिए, तो मैंने फिर एक बॉल पे किया था। फिर पदयात्रा में दोबारा शामिल होना है कि नहीं? अभी तो पदयात्रा चलेगी 24 दिनों तक। हाँ, चल रही है। मैं इसमें शामिल होती, मतलब बीच बीच में मैं रहूँगी, जैसे जैसे मुझे जिम्मेदारी मिलेगी। उस पदयात्रा में काफ़ी लोग हैं अभी जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं। और क्या माहौल है वहाँ? बहुत अच्छा माहौल है, काफ़ी जोश है, और काफ़ी युवाओं में जोश है, और अपनी मांग को लेके काफ़ी युवा प्रभावित हैं जिन्हें जॉब नहीं मिली है, जो अभी पेपर लीक से प्रभावित है, यूपीएससी का भी मामला है। तो ये सारे युवा जो हैं प्रभावित हैं, और इस मुद्दे को वो बहुत आग्रह कर रहे थे कि इसको एक मुद्दा, मतलब इस बात को रखा जाए। तो ये पदयात्रा उसी पे चल रही कि मैसेजेस। देखिए, कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, एनएसयूआई के नेशनल इंचार्ज हैं, अब वे निकाल रहे हैं पदयात्रा, तो ऐसे में उन क्या इम्पैक्ट हो रहा है उनका युवाओं पर? आप पदयात्रा में थी तो आपने क्या अनुभव? देखिए, पदयात्रा में तो देखिए पूरे हमारी पूरी पार्टी कहा जा सकता है कि सहयोग कर रही है आपके। मैंने जैसा बताया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हाँ अखिलेश सर हैं, और फिर अलावरू सर हैं, फिर आपके राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गरीबदास जी। तो ये सारे लोग, और आपके कन्हैया कुमार जी जो है एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हाँ नहीं वो प्रभारी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, और प्रदेश अध्यक्ष भी जो एनएसयूआई के, सभी का इन्वॉल्वमेंट है। और एक महिला भी हैं एनएसयूआई की, महिला भी हैं जो कि उसमें शरीक हैं। तो सभी का रोल है उसमें, और ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है, और इसको काफ़ी स्ट्रांगली तरीके से ये लोग रख रहे हैं। ये पदयात्रा भी चलेगी, और मुझे लगता है कि ये और जोर पकड़ेगी और जोश के साथ आगे बढ़ेगी। जो मैं कल और आज में मैंने अंतर देखा, मैं आज भी थी उसमें, मैं कुछ टाइम के बाद। कहाँ से कहाँ तक आप चली पैदल? मैं कल बेतिया कितने किलोमीटर चली? वो जो कल यात्रा थी शायद 10 किलोमीटर्स की थी। तो पश्चिमी चंपारण जहाँ से स्टार्ट हुई थी, और वहाँ से बेतिया से कुछ दूर पहले रुकी थी, और उसके बाद आज भी यही था, आज बेतिया में रुकी। इसके बाद नेक्स्ट और आगे बढ़ने वाली है। इसी तरह से उसके रूट फाइनल हैं, जो कि ऊपर हमारी पार्टी कुछ कुछ दिनों पे उसको लॉन्च करती है कि किस रूट पे चलना है। तो इस तरह से वो यात्रा चल रही है। तो आप, ये पटना तक आएगी यात्रा, पटना तक आएगी, भितिहरवा से पटना तक की यात्रा है। तो देखिए, कन्हैया कुमार जो यहाँ आए हैं, सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए बिहार में यही था कि युवा
कनेक्ट नहीं कर पा रहा है कांग्रेस से। कांग्रेस को पुरानी पार्टी माना जा रहा है, युवा जो बिहार का है वो कनेक्ट नहीं कर रहा है। कांग्रेस जो है राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू बनकर रह गई है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को लेकर जो ये अवधारणा बन गई थी, इसको कन्हैया कुमार तोड़ पाएंगे? जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप ये देख सकते हैं पदयात्रा के जो कुछ चीज़ें मैंने बोला ना, र्यूमर्स के तहत आप कुछ भी कह सकते हैं। जैसे जैसे अभी विकास की बात हुई थी, विकास पुरुष नाम भी दिया था नीतीश कुमार जी ने को, तो विकास का नाम होना मतलब जो भी र्यूमर्स हैं, र्यूमर्स तो कुछ भी बनाया जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। अभी मैं अपने क्षेत्र की मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं क्षेत्र में चल रही थी तो कुछ युवा आए, कुछ यूथ आए मुझसे मिलने। उन्होंने सेम चीज़ मुझसे बोला कि मैम हम लोगों की जॉब वाली प्रॉब्लम और ये जो यूपीएससी की जो हो रहा है पेपर लीक का, ये सब बहुत बीपीएससी, हाँ बीपीएससी सॉरी, हाँ पेपर लीक का जो मामला है ये बहुत वो है। आप और हम जानते हैं कि आप भी और आपकी पार्टी ही मुद्दे को उठा सकती है, इसलिए हम लोगों का आग्रह है क्या। तो ये भी मैंने रियलाइज़ किया कि लोग ऐसा नहीं कि लोग नहीं, बस ये है कि लोगों को बरगलाया जा रहा है। लोगों के अब आप कहीं भी बीपीएससी का मुद्दा जब उठा और लाठीचार्ज करा दे रहे हो, मतलब ये पूरा का पूरा जो है, आप फिर से जो आज़ादी से पहले का माहौल था कि अगर आप सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो इस तरह के आपका दमन कर दिया जाएगा। वो प्रोसेस चल रहा है, मीडिया में कहीं दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा धरातल पे ऐसा नहीं है। लोग जुड़ना चाह रहे हैं और इसीलिए ये यात्रा की गई कि आप कब तक मैसेज को रोकेंगे। सोशल मीडिया से ही कब तक मैसेज, अब धरातल पे हम मैसेज देंगे इसमें। देखिए आप जुझारू हैं और आपने जो पदयात्रा की और आप जैसा करेंगे आप फिर जाएंगी पदयात्रा में, तो ये जो आप जो ये घर से बाहर निकलकर जो आपने ये चैलेंज स्वीकार किया है कि इसमें कितना सहयोग आपको आपके पति से मिलता है? जी, काफ़ी कुछ सहयोग मिलता है और मैं तो उसमें बिलीव करती हूँ कि सहयोग ले भी लेना है, अगर नहीं भी मिले तो तो मैं यही बोल रही थी कि और मेरे परिवार से भी काफ़ी अच्छा लेकिन काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है, ऐसा नहीं है। मतलब उनका अपना फील्ड है और मेरा अपना फील्ड है। उनका है कि आप अपना फील्ड देखो, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और मैं भी, वो अपना फील्ड देखते हैं, बस इस तरह का है। तो अब आपने जब ठाना है कि पदयात्रा में लगातार आप शामिल होंगी, तो पदयात्रा में आपकी मुलाकात कई नेताओं से होगी, तो वहाँ यह खतरा आपको नहीं लगेगा कि अगर आपकी मीटिंग हो रही है किसी नेता से, जो खतरा हर कांग्रेस कार्यकर्ता को महसूस होता है कि इतने सारे गुट हैं कि अगर वो एक नेता से कुछ देर बात कर लेता है तो उसको खतरा लगा रहता है कि कहीं दूसरे गुट वाला नेता नाराज ना हो जाए, तो यह खतरा तो आपको भी हो? नहीं, मैंने पहले ही बोला कि ऐसा मैंने कोई गुड फील नहीं किया। मैं सभी से बात करती हूँ और मुझे सभी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। एक्चुअली देखा जाए तो लोग अप्रिशिएट करते हैं अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। ख़ास तौर से मैं इसलिए महिलाओं से को भी ये आग्रह करूँगी कि उन्हें आना चाहिए, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। कोई भी चीज़ थोड़ा टफ होती है, शुरुआत करने में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं जिनसे भी बात करती हूँ काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा उन लोगों का सपोर्ट मिलता है और मनोबल बढ़ता है इससे। तो कोई गुटबाजी मैंने फील नहीं किया ऐसा कुछ। तो कह रही हैं अचला जी कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। हम भी इसे स्वीकार करते हैं कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहा है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है तो यह अच्छी बात है। तो सुना आपने अचला सिंह को। अब अचला मिस्ट्री वुमन नहीं रही, अब आप इनसे जुड़ी हर बात जान गए हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि बिहार की राजनीति में इस तरह की पढ़ी लिखी और महिलाएं आगे आएं और सुनहरा बिहार बनाएं। शुक्रिया।